ये मार्केट में ग्लोबलाइजेशन नाम का शब्द आया तो आया कैसे कि यार कहां से बच्चे पढ़ पा रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट। जैसे लंदन एक मैगजीन जा रही है, उसका प्राइस बेटा कुछ तो उनको सस्ता पड़ रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा है। हमने 32 मिनट्स में पूरा एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक पिक्चर, एक एक बॉक्स हमने पढ़ लिया। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे, साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो भाई आप लोगों ने हमेशा ही मेरी इस NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज को इतना प्यार दिया है कि बस मेरा मन करता है मैं रुकू ही ना इस सीरीज के लिए। और इसी के चलते सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक चैप्टर आजकल ट्रेंड में चल रहा है, और वो है ये ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो भाई इसके अंदर क्या किया है CBSE ने कि मात्र 2 टॉपिक एग्जाम में डाल दिए हैं। अब बच्चों को लग रहा है हम सिर्फ 2 टॉपिक करें या हम पूरा करें। तो आज आपके सारे डाउट्स इस पर्टिकुलर सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन होगी ये वीडियो इकोनॉमिक्स के लिए, इस ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के लिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज में हिस्ट्री कंप्लीट करा चुकी हूं। यूरोप, इंडिया, प्रिंट कल्चर, ग्लोबल वर्ल्ड, चारों चैप्टर्स बिल्कुल एग्जाम POV से NCERT की लाइन बाय लाइन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं ज्योग्राफी में मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से करा चुकी हूं। सिविक्स में पॉलिटिकल पार्टीज और जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट मैं इस सीरीज में करा चुकी हूं। और अब ये ग्लोबलाइजेशन हम कर रहे हैं। हर एक चैप्टर ऑलरेडी YouTube पे है इस चैनल पे, लेकिन NCERT वाली सीरीज में काफी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। तो दिन भी बच्चों को एकदम अंदर से समझना होता है ना, MCQs भी क्रैक होंगे, पिक्चर बेस भी समझ में आएंगे, बॉक्सेस वाली चीजें भी समझ में आएंगी, वो ये सीरीज स्किप मत करना। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। बड़ा ही प्यारा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, और इस वीडियो को देखते ही आपको ये चैप्टर एकदम क्लास में ही समझ में आ जाएगा। और इसके क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं तुमको बता दूंगी एंड में। है 4-5 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से भी 2 टॉप क्वेश्चंस है, वो भी मैं तुमको बता दूंगी। ठीक है ना। चलो भाई जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे पहले ही, क्योंकि आपको बाद में पसंद आने ही वाला है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, अपने स्कूल के, ट्यूशन के, सभी के साथ, कि उनका भी भला हो जाए। तो बच्चों ग्लोबलाइजेशन की कहानी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये मेरा फर्ज है कि कैसे ये चीज आई। ये मार्केट में ग्लोबलाइजेशन नाम का शब्द आया तो आया कैसे। हर चीज जो हम आज आसपास देखते हैं, कोई स्विट्जरलैंड, कोई अमेरिका, कोई न्यूयॉर्क, कोई चाइना, ये कैसे, हाउ इट केम पॉसिबल। देखिए जिसने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ लिया है उसको ग्लोबलाइजेशन क्या होता है पता होगा। लेकिन कहानी सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पे आके नहीं रुकती। कहानी है उस समय की जब हमारा देश ब्रिटिशर से आजाद हुआ, यानी कि 1947 की। 1947 में जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के गए तो हमारे देश को बोला जाता था गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। लेकिन जब वो गए उसके बाद हमारी चिड़िया नंगी हो चुकी थी, उसका सारा गोल्ड तो उतार के ले गए थे ब्रिटिशर्स। यानी कि इंडिया के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज उस समय नहीं थे। माना ब्रिटिशर्स हमारे देश में बहुत डेवलपमेंट करके गए, रेलवेज बना के गए, बहुत कुछ करके गए, लेकिन वो हमारे इंडियंस को इंडस्ट्रीज भी चलानी तक नहीं आती थी। स्टिल हमने मैनेज किया, आगे चले। 1950 से 1990 तक का समय हमने ये 40 साल निकाले। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया 1990 में कि अब हमारे देश के पास आगे खर्चा करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो हर एक, जैसे यार हमारे पास अगर पॉकेट मनी खत्म हो जाती है तो हम अपने माता पिता, मम्मी पापा से मांगते हैं ना, मम्मा मुझे रजिस्टर लेना है, पापा मुझे ट्रिप पे जाना है, पैसे दे दो, है ना भाई। तो ऐसे ही हमारे देश के लिए हमारे बैंक का पापा वर्ल्ड बैंक के पास हमारे इंडिया गया कि भैया वर्ल्ड बैंक वालों हमें लोन दे दो, क्योंकि हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होने वाले हैं। लेकिन बच्चों मनी एंड क्रेडिट में आपने पढ़ा है, लोन बिना कोलेटरल के तो नहीं मिलता, बिना गिरवी कुछ रखे तो नहीं मिलता। वर्ल्ड बैंक वालों ने कहा ठीक है हम तुमको लोन दे देते हैं, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारी कंडीशन चल रही है तुम कमाओगे कहां से खर्चा चलाओगे, हम तुम्हें लोन दे दें, तुम वापसी कैसे करोगे। क्योंकि हमारी इंडिया बहुत डरी हुई थी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, हमने हर एक से ट्रेड बंद किया हुआ था। हम सिर्फ अपना ही बना रहे थे और अपना ही खा रहे थे। तो ये चीज में वर्ल्ड बैंक बोले कि पहले तुम अपने इस सारी फिलॉसफी, इस सारे कल्चर में चेंजेस लेके आओ, तब हमारे पास आना।
तो ये बात है उस समय की 1991 की, जब हमारे देश में थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी किस किस को पता है यार? हम एसएसटी वाले टीचर्स लिखने में बड़े चोर होते हैं। मनमोहन सिंह जी, देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट भी थे। ये लेके आए कंसेप्ट ऑफ एलपीजी। क्या होता है एलपीजी? कौन मुझे बताएगा? Who will answer in the comment section? What is the full form of LPG? जल्दी बता दो, बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा सवाल है यार, इतना तो कर ही सकते हो। ये देखो कमेंट्स में लिखा हुआ दिख रहा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ भाई, मनमोहन सिंह जी इतने वेले थे कि वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेके आए। बताओ, है? बताओ जरा, क्या वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेके आए होंगे? नहीं भाई, ये बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट थे। और कंसेप्ट किस चीज का था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में ये तीन मेजर कंसेप्ट आए। अब मैं तुम्हें तीनों के बारे में बता रही हूं, फिर हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन से। बच्चों आज गारंटी कोई ये कहानी नहीं बताता, कोई नहीं बताता कि आया कहां से है। बच्चों ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, क्यों लाया गया? ये लाया गया सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडियन मार्केट को और एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स के जाने के बाद एक डर में जी रहे थे कि जिस तरीके से वो हमारे देश में ट्रेड के लिए घुसे थे, इस तरीके से ही हम अब ट्रेड से किसी से दबना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेड पर से रिस्ट्रिक्शंस हटाना, रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे वेंचर्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल से लेकर प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में सौंप दिया गया। एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी भी प्राइवेटाइज्ड है। और फिर आता है हमारा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज। एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड भी करती है और कोलैबोरेट भी करती है। बहुत चलता है ना आजकल कोलैबोरेशन, इंस्टाग्राम पे रील्स में कोलैबोरेट करते हो, मिलके करते हो ना, ये कोलैबोरेशन भी होती है और डिपेंडेंस भी होती है एक प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए और दो जगहों से उस चीज को असेंबल करने के लिए भी। सो दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन मींस। एंड इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आज हमारे पास इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज है, इतनी बेहतरीन कि सबसे बड़ी तो आप अभी देख लीजिए, कहां किस कोने में बैठ के आप ये देख रहे हैं और मैं किस कोने में बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रही हूं। राइट ये सब कुछ, ये आइडियाज, ये फिलॉसफीज, इट्स ऑल ग्लोबलाइज्ड, हर जगह पहुंची हुई हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। दो टॉपिक्स आएंगे बस एनसीईआरटी के। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मैं पेज नंबर भी बता देती हूं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया पूरा चैप्टर हुआ है, लेकिन पेज नंबर मैं बता देती हूं आप लोगों को। पेज नंबर 59 नहीं, पेज नंबर 61 to 64, 61 to 64, दैट्स इट। इतने ही पेज नंबर आएंगे बस, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चाइनीज टॉयज इन इंडिया के बारे में बताऊंगी। ठीक है, चलिए। सो इन द पास्ट 2-3 डेकेड्स मोर एंड मोर एमएनसीज, चलिए भाई अब एमएनसीज का कंसेप्ट भी बता देते हैं। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशन, कुछ भी बोल सकते हो। बेटा ये क्या होती हैं? ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका हेडक्वार्टर एक पर्टिकुलर कंट्री में होता है और उनकी ब्रांचेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में होती है। यानी कि एक जगह इनका हेडक्वार्टर और बाकी जगहों पे इनकी क्या है? इनके आउटलेट्स हैं। सो बच्चों एमएनसीज ने क्या पॉसिबल किया? देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट जैसे चाइनीज टॉयज हमारे इंडिया में बनने शुरू हो गए, तो वहां पे वैसे तो हम इंपोर्ट करते हैं बच्चों, चाइनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट कराए जाते हैं। स्टिल आपने क्या किया? आपने कोई भी एक ब्रांच खोली, जैसे कि
कोई भी बाहर का प्रोडक्ट ले लो या कोई भी फैन का ब्रांड ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी गाड़ियां ले लो, इंडेवर आई थी, फोर्ड की इंडेवर आई थी, फोर्ड कंपनी आई थी हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में अब तो चली गई है, बाय बाय हो चुका है उनका, बट हमारी जब इंडिया में वो आई तो उसने क्या किया, लोगों के लिए एक मार्केट में एक और ऑप्शन दिया, कार का ऑप्शन दिया। तो एमएनसीज का काम होता है लोगों के लिए चॉइसेस को बढ़ाना। इससे दो होते हैं, एक तो कंज्यूमर को ऑप्शन मिल रहा है और दूसरा कंपनी ज्यादा अर्न कर रही है। फोर्ड ने नहीं किया, फोर्ड को लॉस हुआ हमारी इंडिया में, उनकी गाड़ियां हमारे लिए नहीं बनी थी, फॉर्च्यूनर वगैरह ने उसको कंपीट कर लिया था, तो इसलिए लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। ऑल्दो इतने साल यहाँ पे रही हैं, लेकिन काफी लॉस के बाद उन्होंने डिसाइड किया नहीं, इंडिया में हमारा नहीं, क्योंकि यार इतना कुछ असेंबलिंग के लिए मंगवाया जा रहा था, वो नहीं बन पा रहा था। मैंने इसके लिए केस स्टडी पढ़ी थी प्रॉपर, क्यों गई, तो लॉसेस की वजह से गई, कंपटीशन बहुत ज्यादा था और हमारे इंडियन कंज्यूमर को उनकी गाड़ी नहीं समझ में आ रही थी, बहुत कम लोग थे जो वो खरीदते थे, इस वजह से गई। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एमएनसी का। फोर्ड मोटर्स जैसे आपने अभी भी पढ़ेंगे आप, और एम्बेसडर गाड़ी, फाइट नाम की एक गाड़ी थी। तो यार बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जो इंडिया में नहीं बनते लेकिन इंडिया में बिकते हैं बिकॉज ऑफ एमएनसीज। वो है कहीं, लेकिन उनके ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में खोल दिए जाते हैं टू मेक देयर गुड मोर एक्सेसिबल टू द डिफरेंट पीपल. So more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. तो MNCs ना जगह जगह ढूंढती हैं, अच्छा हम यहाँ अपनी कंपनी खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे है थोड़ा मतलब जो सस्ता लेबर वगैरह है. Foreign investment by MNCs in these countries has been rising. Now what is foreign investment? Foreign investment का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम किसी भी फॉरेन कंपनी में करते हैं. हमें उसको करने के लिए फॉरेन नहीं जाना, हम किसी भी फॉरेन कंपनी में करते हैं. ये भी काफी बढ़ रहा था, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे. एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली. फॉरेन ट्रेड भी हो रहा है. फॉरेन ट्रेड मतलब ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. और ये possible कराया MNCs ने आके. For example, the car manufacturing plant of Ford Motors, लो जी इन्होंने भी तो यही लिया हुआ है. In India, not only produces cars for the Indian market, it also exports cars to the other developing countries and exports car components for its many factories around the world. तो ये कार के products भी बेचते हैं, ये cars बना के भी export करते हैं. तो ये क्या हो गया, ये MNCs ही तो होगी, ये foreign trade ही तो हो गया. Likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services. तो ये लोग goods and services में deal करते हैं, बहुत ऐसा होता है. I remember one of my friend used to work in an MNC जिसका काम क्या था, बाहर वो लोग बल्ब्स वगैरह बेचते थे. ये लाइट्स होती है ना, वो तो वो कॉल सेंटर में काम करती थी. उनके ग्रीवियंसेस मतलब कि उसकी शिफ्ट भी सुबह 4 बजे से होती थी क्योंकि वहां दिन निकलता था. तो सुबह 4 बजे से उसकी शिफ्ट होती थी. तो वहां से कॉल्स आते थे, पता नहीं यूके यूएसए आई डोंट नो, किसी एक पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी से वो ग्रीवियंसेस लेते थे, यानी कि लोगों की शिकायतें लेते थे, उसको सॉल्व करते थे. So be careful, that's a word you are playing with, someday you will have to pay the price. Globalization is fun. तो जिससे खेल रहे हो, यानी कि जिससे तुम खेल रहे हो वो बल्कि हमारा फ्यूचर है, हमारा मतलब बच्चों का फ्यूचर है. अगर तुम इस चीज को सही से नहीं रखोगे, इस ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिवली नहीं रखोगे, तो हमारे लिए फ्यूचर में आके दिक्कत होगी. ये वाली पिक्चर ये दर्शा रही है. ठीक है मेरा बच्चा, चलिए. So the result of great foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and markets across countries. तो भैया ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस को और इजियर कर दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड में, यानी कि ये दोनों चीजों में कंज्यूमर इंटरेस्टेड दिखा, दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स खरीदने में, उसमें इन्वेस्टमेंट करने में. सो यहां आती है इसकी डेफिनेशन, मार्क कर लेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. तो ये हो गई ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन कि ग्लोबलाइजेशन में रैपिड, तेजी से इंटीग्रेशन चल रहा है और कंट्रीज इंटरकनेक्ट कर रही हैं फॉर ट्रेड. एमएनसीज इसमें बहुत मेजर रोल प्ले कर रही हैं. More and more goods and services, investments and technologies are moving between countries because of globalization. Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. तो globalization की वजह से ही
यार आपने ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ना, आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में ही है, वहां हिस्ट्री बताई है, सिल्क रूट से कैसे लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, वो हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। और यहाँ इकोनॉमिक्स वाइज इकोनॉमी में बता रहे हैं कि जो पहले होता ही नहीं था, जानते ही नहीं थे लोग, वो अब कितना ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। Besides the movement of goods, services, investments and technology, there is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people. लोगों के आने जाने से भी तो बेटा goods and ideas exchange होंगे. People usually move from one country to another in search of better income, better jobs or better education. In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. अब ये आना जाना कम हो गया है, वीजा लगता है, इतने पैसे लगते हैं, सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल है, अपने अपने सेंटर्स खोल दिए उन्होंने होम कंट्रीज में, ये कम हो गया है। लेकिन पहले ये चीजें बहुत हुआ करती थी, लोगों का आदान प्रदान लगा जाता था। We have seen great improvements in transportation. कहाँ बैलगाड़ियों से लेकर हवाई जहाज में, पाइपलाइन से सामान ले जाने लाने का प्रोसेस कितना बदल गया, राइट? यहां तक समझ में आया? ये फर्स्ट टॉपिक था। ये फर्स्ट टॉपिक था। नाउ इसमें लेट्स वर्क दीज आउट में पूछा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसीज इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो बच्चे मुझसे बोलते थे कि मैम एमएनसीज पे क्वेश्चन क्यों आ रहा है, उस टॉपिक में है तो आएगा। एमएनसी का रोल बताओ। एमएनसी ने क्या कर दिया, गुड्स की प्रोडक्शन इजियर कर दी, कंज्यूमर्स के लिए चॉइस लेके आई और ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को और सिंपल कर दिया। What are the various ways in which countries can be linked? Various ways क्या है? Foreign investment, foreign trade, MNCs. Choose the correct option. Globalization by connecting countries shall result in lesser competition among producers, greater competition among producers, no change in competition among producers. तो बेटा जी greater competition होगा और इसका बेनिफिट ये है कि लोग बेहतर प्रोडक्शन पे बिलीव करेंगे, बेहतर प्रोडक्शन करेंगे, तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है, एक बात और बच्चों, आपको इसी पेज पे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत कम समय में भी मिल जाएगी, बहुत कम समय में। लेकिन मैं ये चाह रही हूं, ऑलरेडी छोटा सा चैप्टर है, मैं उसको 10 मिनट में भी डाल सकती हूँ। 10 मिनट की वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे इतनी मिल जाएंगी, इस चैप्टर की इतनी मिल जाएंगी कि आप देखोगे। लेकिन बच्चों ये एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट है, मैं फिर बता रही हूँ, एक एक चीज मेरे बच्चों को समझ में आनी चाहिए, ये मेरा मोटिव है। क्योंकि सिर्फ एग्जाम पीओवी से नहीं, आपको 10th में पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, क्या है ग्लोबलाइजेशन। तो इसके लिए पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको नोट्स वाली भी मेरी एक लेक्चर मिल जाएगा, आपको बहुत सारे टीचर्स के 10-10 मिनट के लेक्चर भी मिल जाएंगे। इवन मेरे भी पेज पे मैं 10 मिनट का लेक्चर रैपिड रिवीजन वाला डालूंगी। लेकिन ये लेक्चर उन बच्चों के लिए जिनको समझना है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ये पहला टॉपिक था, पहले लेट्स वर्क दीज आउट किए हमने। अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक, जिसके अंदर है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ऐसा क्या क्या है जिसने ग्लोबलाइजेशन को इतना सक्सेसफुल बनाया, इनेबल किया, राइट? तो क्या क्या है? सबसे पहली चीज, ये 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, मार्क माय वर्ड्स। सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे भी आता है अकेला 5 नंबर का, और इसके 2 फैक्टर्स हैं, वो दोनों को भी लिखना आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। एक तो ऐसा व्हाट फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो पहला आ जाएगा टेक्नोलॉजी। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज इनेबल्ड और स्टिम्युलेटेड मतलब अट्रैक्ट किया ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को। For example, the past 50 years have seen several improvements in transportation technology. This has made much faster delivery of goods. बिल्कुल सही बात है। अब हमारे लिए सामान मंगवाना मुश्किल नहीं है, बाहर से भी। आज यार हम लोग लोकली भी पोर्टर की फैसिलिटीज लेने लग गए हैं। मतलब हम अकेडमी जाते हैं, हम खाना भूल जाते हैं तो मम्मी पोर्टर बुला के हमारे अकेडमी पहुंचा देती हैं, खाना हमारे ऑफलाइन सेंटर में पहुंचा देती हैं कि भाई बाहर से मत लेना, मैं भेज रही हूँ। कोई डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, मेडिसिन किसी को देनी है, कुछ भी, वेरी इजी प्रोसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस में कम पैसे में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो ये सब पॉसिबल कराया टेक्नोलॉजी ने।
Containers for transport of goods. Goods are placed in containers that can be loaded intact into railways, planes, and trucks. Containers have led to huge reduction in port handling cost and increase the speed with which exports can reach markets. अभी यार एक मूवी भी आई है ना देवरा करके. I saw that movie. क्या मूवी है यार, वैसे तो साउथ इंडियन मूवी बड़ी अच्छी होती है. तो देवरा करके उसमें भी तो यही दिखाते हैं, वो जहाज के थ्रू कंटेनर्स को लूटते हैं. तो ये कंटेनर्स के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग होती है. हमारे इवन नेबर में भी एक भैया है, वो चाइना से ट्रेड करते हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स मंगवाने, वहां पे उनका आना जाना भी लगा रहता है. तो ये बहुत इजी कर दिया है बेटा, बहुत सस्ता कर दिया है. सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन. दिस हैज enabled much greater volumes of goods being transported by airlines. तो भैया हवाई जहाज ने भी प्राइस को सस्ता कर दिया, इससे और ज्यादा प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, है ना भाई. So even more remarkable have been the developments in information and communication. अभी मैंने आपको बताया, मैं यहाँ को मैं रोहिणी के एक सेक्टर से पढ़ा रही हूँ. आप कहाँ से पढ़ रहे हो कमेंट्स में बताना, और फिर देखना कमेंट्स आपस में कि यार कहाँ से बच्चे पढ़ पा रहे हैं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट. In recent times, technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly. Telecommunication facilities, telegraph, telephone, including mobile phones, fax, are used to contact one another around the world to access information instantly. पहले बेटा फैक्स होते थे, अब ईमेल्स हो गई हैं, अब मेल भेज लेते हैं, वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं. To access information instantly and to communicate from remote areas. This has been facilitated by satellites, communication devices. As you would be aware, computers have now entered almost every field of activity. You might have also ventured into the amazing world of internet, where you can obtain and share information on almost anything you want to know. बिल्कुल बेटा, हर रिमोट, मतलब मैं कहती हूँ आज के टाइम पे आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू बी इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे एक गरीब बच्चा भी सिर्फ एक इंटरनेट का रिचार्ज करके सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है पूरा महीना. अगर वो पूरे महीने 300 रुपए का भी रिचार्ज करता है अपने फोन में, 300 रुपए का, एक बार वो इन्वेस्टमेंट कर देता है 2000 के फोन में भी. लोग कहते हैं ना एजुकेशन बहुत मुश्किल है, एक बार एक स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करके हर महीने 300 का रिचार्ज भी कराता है, वो चारों सब्जेक्ट पढ़ सकता है यार मुफ्त में. यूट्यूब तो सबके फोन में चलता है. ये पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट. So internet also allows us to send instant electronic mails. आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, मेल्स आप भेज सकते हो, बात कर सकते हो आप across the world at negligible cost, ना के बराबर. But where is the electricity? Electricity कित्थों आए? So information and communication technology using IT and globalization has played a major role in spreading out production of services across the countries. देखते हैं कैसे. क्या लिखा हुआ इन्होंने? It looks like a very nice magazine, but why is not my textbook printed like this? I can hardly read the words in my book. No, my child, this printing press is not for ordinary Indians. एक बहुत ही महंगी प्रिंटिंग प्रेस से एक किताब लिखी जो वो पढ़ रही हैं और कह रही है मेरी किताब में इतने अच्छे वर्ड्स क्यों नहीं है, बड़े छोटे छोटे होते हैं, समझ नहीं आते हैं. तो उन्होंने कहा ये ऑर्डिनरी इंडियंस के लिए नहीं बनी है. आपने अगर प्रिंट कल्चर का वन शॉट देखा हो एनसीईआरटी वाला, वेलम यानी कि एनिमल स्किन पे बनती थी किताबें, उस पे बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस एंड टेक्स्ट लिखे जाते थे अमीरों के लिए. A news magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi. बेटा जी एक लंदन की मैगजीन दिल्ली में टाइप हो रही है, प्रिंट हो रही है, बन रही है. The text of the magazine is sent through internet to the Delhi office. जो लिखना है, जो छापना है, वो लंदन से दिल्ली ऑफिस में मेल के थ्रू आ जाता है. The designers in the Delhi office get on how to design the magazine from the office in London. लंदन से वो सारा समझा देते हैं ऐसे ऐसे डिजाइनिंग चाहिए हमको. Using telecommunication, the designing is done on a computer. After printing, the magazines are sent by air to London. Even the payment of money, वो भी कैसे होती है? बैंक टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है ई बैंकिंग से. तो इन द अबव एग्जाम्पल अंडरलाइन द वर्ड डिस्क्राइबिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो कैसे भैया इन्होंने क्या क्या किया इंटरनेट से, इन्होंने पहले वो दे दिया
डिजाइन भेज दिया, टेलीकम्युनिकेशन से इन्होंने बात कर ली, इवन उन्होंने ई बैंकिंग से पेमेंट भी कर दी, सब हो गया, सब कुछ हो गया। हाउ इज आईटी कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन? वुड ग्लोबलाइजेशन हैव बीन पॉसिबल विदाउट एक्सपेंशन ऑफ आईटी? नो, इट एक्चुअली पॉसिबल, कोई और तरीका ढूंढना पड़ता, बट आईटी ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट, यार मतलब एक सोल है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, सोल है ये। Let us return to the example of imports of Chinese toys in India. तो रिटर्न करने से पहले एक बार हम बुक से पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 में एक चाइनीज टॉयज का कॉलम है, प्लीज एक बार निकाल लेंगे। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया वेयर टॉयज आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस। बेटा जी क्या हो रहा है, चाइनीज मैन्युफैक्चर है, उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडिया नाम की जगह में बस टॉयज बड़े महंगे महंगे बेचे जा रहे हैं, तो यार क्यों ना मैं अपने टॉयज वहां भेजूं। अच्छा एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि दिल्ली से लंदन एक मैगजीन जा रही है, उसका प्राइस, बेटा कुछ तो उनको सस्ता पड़ रहा होगा तभी ऐसा हो रहा है। यहाँ प्रिंटिंग सस्ती होगी, यहाँ लेबर सस्ती होगी, कि इवन एक्सपोर्ट करने के बावजूद भी उसका प्राइस सस्ता पड़ रहा होगा, तभी कोई ऐसा कराता है। आपके मन में आए इससे पहले मैं क्लियर कर दूं। They start exporting plastic toys to India. उनने क्या किया, प्लास्टिक टॉयज भेजना शुरू कर दिया इंडिया में। Buyers in India now have the option of choosing between Indian and Chinese toys. अब भैया मैं पर्सनली बीइंग अ मदर, जिसको पता है मेरा बच्चा एक टॉय अगर लेगा तो वो 2 दिन से ऊपर उसको नहीं खेलेगा, Why would I purchase Indian toy? अब आप कहोगे आप अपने भारत की बनी चीजें नहीं ले रहे, अरे भाई उसको हर हफ्ते एक नया टॉय चाहिए, यार मैं अपनी जेब भी तो देखूंगी। जहां इंडियन टॉय एक अच्छा टॉय 3000 का आ रहा है, वो 1000 में चीज मुझे चाइनीज टॉयज में मिल जाती है, बस ड्यूरेबल नहीं होती वो चीज, तो मुझे पता है 2 दिन बाद उसने भूलना ही है, तो मैं क्यों लूंगी। तो अब बायर्स के पास ऑप्शन हो गया, जो भैया अमीर शमीर है वो लेते रहेंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास है, गरीब हैं, वो लोग चाइनीज टॉयज खरीद सकते हैं। Buyers in India now have the option of choosing between Indian and the Chinese toys. Because of the cheaper prices and new designs, Chinese toys become more popular in India. Within a year, 70 to 80% toy shops के पास Indian toys नहीं Chinese toys बिकने लगे. Toys are now cheaper in the Indian market than earlier. What is happening here? यहाँ क्या हो रहा है? As a result of trade, Chinese toys came into the Indian market. Now in the competition between Indian and Chinese toys, Chinese toys better prove हुए parents के through. Chinese toys, Indian buyers have a greater choice of toys at lower prices. For the Chinese toy makers, this provides an opportunity to expand business. मैंने बताया था कि जो ट्रेड कर रहा है उसके लिए बिजनेस एक्सपैंड हो गया. The opposite is true for Indian toy makers. और वही Indian toy makers के लिए अपोजिट है कि यार ये क्या हो गया यार हमारे साथ. They face losses as their toys are selling much less. तो ये केस स्टडी है, अगर उस पर हम वापस आए, सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज, चाइना से टॉयज आएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर दे, व्हाट वुड हैपन, प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ जाएंगे, जेब से थोड़ी देगा कोई यार, बायर पहले 100 रुपए का आ रहा था, उसे 50 रुपए टैक्स लग गया, वो 150 का हो जाएगा. Those who wish to import these toys would have to pay tax on this. Because of the tax, buyers will have to pay higher price on imported toys. Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian markets, and imports from China will automatically reduce और Indian toy makers जो होंगे वो खुश हो जाएंगे. मैम क्यों सस्ते हैं चाइनीज टॉयज? वहां लेबर सस्ती, वहां रॉ मटेरियल सस्ता, इंडिया में वो ये चीज क्रैक नहीं कर पाए. टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर. बेटा जी अगर हम इंपोर्ट्स पे टैक्स लगा देंगे यानी कि वो ट्रेड को रोक रहा है, तो क्या हो गया वो ट्रेड बैरियर. ट्रेड बैरियर मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, वो किसी भी मैनर में हो सकती है, किसी भी मैनर में. So it is called a barrier because some restriction has been set up. Government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade. तो जब गवर्नमेंट चाहेगी कि नहीं अब यहां से हमें इंपोर्ट नहीं चाहिए, वो टैक्स बढ़ा देगी ऑटोमेटिकली, बायर्स पीछे हट जाएंगे. और जब चाहेगी कि वो ट्रेड हो, वो प्रोडक्ट आए, तो उस पर टैक्स लगाएगी नहीं या बहुत कम लगाएगी. Foreign trade and decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. तो वो देखेगी कितना आएगी, इसे बोलते हैं कोटा. कोटा
कोटा मतलब QUOTA, कितना आएगा, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है सरकार। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड, कहानी मैंने बताई थी बेटा, बैरियर्स लगा दिए थे उन्होंने फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। दिस वाज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री वाले को कंपीट करना नहीं आता था ब्रिटिशर्स के दाने के बाद। Industries were just coming up in the 1950s 60s and competition from imports at that stage would be एक्चुअली वो डीमोटिवेट कर देता था हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को कि यार अभी अभी तो हम सीखना शुरू हुए हैं और हमारा कंपटीशन सामने बैठा है, वो भी फॉरेन कंट्रीज से। Thus India allowed imports of only essential items जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम। Note that all developed countries during the early stages of development have given protection to domestic producers. ऐसा हर कंट्री करती है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऐसा हर कंट्री करती है ताकि उसके प्रोड्यूसर्स उसमें कुछ बेहतर कर पाए। राइट अगर मैं हर समय आपको एक चीज बोलती रहूंगी, आप अपने आप से निखर के सामने नहीं आओगे। हमें बच्चों को फ्री छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही है, प्रोड्यूसर को फ्री छोड़ा, विदाउट कॉम्पिटिशन छोड़ा, तो उनने बेहतर किया, एटलीस्ट सीखा। Starting around 1991, some far-reaching changes in policy were made. The government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers. दे दिए भैया तुमको 20-30 साल समझने के लिए, दे दिए तुमको। अब बस 1991 आ गया, अब हमें भी थोड़ा सा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा तुम लोगों को। It felt that competition would improve the performance of producers. अगर लड़ोगे तो बेहतर करोगे। Since they would have to improve their quality. This decision was supported by powerful international organizations. तो ये उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस चीज को सपोर्ट किया। Thus barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. इसे कहा जाता है liberalization. This meant that could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices in India. तो MNCs का आना भी open हो गया because of this. So removing barriers or restrictions set up by the government is what is known as liberalization. तो बच्चों ग्लोबलाइजेशन को फैक्टर्स जो इनेबल किए थे वो क्या क्या थे? टेक्नोलॉजी, जिसका पार्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, और ये लिबरलाइजेशन, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं, इनको एक्सप्लेन किया जाता है। So with liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. The government imposes much less restriction. पहले से बहुत कम कर दी थी restrictions. तो this was actually the topic जितना आप लोगों का आ रहा है, इतना ही आप लोगों का आ रहा है बच्चों एग्जाम में। हमने 32 मिनट्स में पूरा एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक पिक्चर, एक एक बॉक्स हमने पढ़ लिया। लेट्स वर्क दीज आउट भी कर लिया, अब एक बार इसके भी कर लेते हैं। बस हो गए ना? हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड? क्या समझते हो आप फॉरेन ट्रेड से? लिबरलाइजेशन से रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज वन टाइप ऑफ बैरियर। The government could also place a limit on the number of goods that can be imported. इसे कहा जाता है quotas, मैंने अभी आपको बताया था। Can you explain using the example of Chinese toys how quotas can be used as trade barriers? इससे क्या हो सकता है ना, हम चाइनीज टॉयज के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि इतने ही पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीजें आएंगी और बाकी चीजें इंडियन मार्केट में ही, इंडियन टॉयज ही बिकेंगे। तो इस तरीके से लिमिटेड कर सकते हैं हम टॉय मार्केट को फॉर चाइनीज प्रोडक्ट्स, जिससे इंडिया कमाएगी भी, एंड फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। तो ऐसे कोटाज लगा सकते हैं। सो देखिए बेटा, इसके लेट्स वी वर्क दीज आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पेज नंबर 62 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसीज? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पिछले साल बोर्ड्स में ये चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। कौन सा आया था मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो ये पूरा चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा था, बिल्कुल खत्म कर दिया चैप्टर, पिद्दूसा कर दिया। ले आना इसमें मार्क्स। मैं तुमको एक सलाह दूंगी, इको निपटा लो, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि 80 में से 20 तो पूरे हो गए एटलीस्ट हमारे। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं थ्रू कंट्रीज, बिटवीन कंट्रीज। Mention the factors which have stimulated the globalization process. कैसे?
ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, हमारे में इंप्रूवमेंट हुई, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो इससे क्या होगा, ट्रेड भी बहुत फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें एक्सपैंड आने की वजह से चीजें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने लगी, लोगों ने ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए और इंपोर्ट भी कराना शुरू कर दिया। इसी से एक्सपेंशन से प्राइजेस में भी बहुत डिफरेंस आया। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने बताया था अकेला टेक भी आ सकता है, अकेला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ सकता है। और ये वाला क्वेश्चन था जो एक ना एक सेट में आया था लास्ट ईयर, यही वाला क्वेश्चन था, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यही वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली था सेम। तो रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ने सिमुलेट किया है ग्लोबलाइजेशन को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट्स हुई बच्चों, और इससे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट हुई। क्या रोल था इनका, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज के आने से कांटेक्ट करना बहुत आसान हो गया, रिमोट एरियाज में भी कांटेक्ट करना आसान हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ गए, वीडियो कॉल करके मीटिंग्स वगैरह करके फिक्स हो सकता है, कंप्यूटर्स हर जगह मिलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से निकल सकती है, ईमेल वॉइस मेल का फीचर आ गया, और इस सभी की वजह से प्रोडक्शन सर्विसेज डिफरेंट कंट्रीज में फैलने के बहुत बहुत चांसेस और चीजें बढ़ गए। क्लियर? एक क्वेश्चन मैंने G20 का डाला, मैं तुमको समझा देती हूं बेटा। G20 ग्लोबल समिट जो हमारे देश में हुई लास्ट ईयर, बहुत अफवाह फैली बेटा कि आएगा 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 आएगा, लेकिन बच्चों ने मुझसे करवाया भी, अभी भी यूट्यूब पे उसका सेशन है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आया। फिर भी बच्चों ने कहा मैम कराओ, तो मैंने कराया इसलिए। और इस बार भी मैंने पोल भी डाला मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे, तो 50-50 रिजल्ट था, कोई कह रहा है कराया है, कोई कह रहा है नहीं कराया है। तो यार मैंने ये सोचा मैं तुमको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सारा बता दूंगी कि G20 का मतलब क्या होता है बेटा। जो हमारे देश में समिट की गई थी, जिसके अंदर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, ये उसका प्रोसेस है। और इसके अंदर मेजर क्वेश्चन जो एक आधा बन भी सकता है तो वो ये है। बाकी इस चैप्टर के लेक्चर को देखते ही आप सीधा डिस्क्रिप्शन से जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सबसे पहली बात, टेलीग्राम चैनल पे आप पहुंचोगे, आपको ये पीपीटी मिलेगी और आपको मिलेगी 2 पीडीएफ। एक पीडीएफ में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मेरी बात सुन लो, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी में, उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस हैं। और एक पीडीएफ आपको अलग से मिलेगी G20, यानी कि G20 का उसमें एक्सप्लेनेशन और कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो जिसके भी स्कूल में आ रहे हैं 10-20% के कह रहे हैं, तुम्हें वो बहुत हेल्प कर देगा। उसमें सब कुछ है, A to Z सब कुछ है G20 के बारे में। स्टिल G20 प्रेसिडेंसी मैटर्स फॉर इंडिया फॉर वेरियस रीजंस। क्यों, क्या फायदा था G20 के आने का? तो एजेंडा सेटिंग इज अ फंडामेंटल एंड प्राइमरी टूल फॉर सिक्योरिंग एंड एक्सटेंडिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हमारे देश ने जब इस चीज को वेलकम किया, इससे हमारा देश विदेश में काफी नाम हुआ, particularly in multilateral platforms. The year-long G20 presidency offers India a significant opportunity to set global agendas. इसके थ्रू हमने ग्लोबली कुछ एजेंडा सेट किए, कुछ पॉलिसीज बनाई और कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें की, सिक्योरिटी इश्यूज, ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। In global platforms, India always wanted to promote and endeavor to be the voice of the global South. ये हमेशा कहती थी कि हमें भी बहुत सारे देशों के ऊपर उनको समझाना है, उनको एडवाइस करना है। India can utilize its G20 leadership role to advance the interest of the global South and New Delhi's own credentials as the voice of global South, reforming multilateral institutions to make them more inclusive and responsible is one of the foremost priority of Indian foreign policies. तो यहाँ इन्होंने मेजर इश्यूज के बारे में बात की, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की, ग्रीनरी के बारे में बात की, कुटुंब के बारे में, हम परिवार हैं के बारे में बात की, और इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस किया। यानी कि जो भी देश विदेशों से हमारे देश में लोग आए, उनको इस चीजों के बारे में एजुकेट किया हमारी इंडिया ने, उनको ये इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो ये एक हमारे देश के लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी, एंड ये क्वेश्चन मुझे लगा थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। बाकी इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आई उसके बारे में मतलब उसके बारे में है, क्या इनका थीम थी उसके बारे में है, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी यस,
दो बातें मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी चैप्टर खत्म करने से पहले। एक ये कि अभी भी इफ यू आर स्ट्रगलिंग कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, पढ़ने के लिए या फिर सैंपल पेपर्स करने के लिए, सो माय रिकमेंडेशन इज फॉर श्योर दिस बुक ऑफ शिवदास, क्योंकि ये मेरे पास हमेशा रहती है, मेरे लिए नोट्स में बहुत हेल्प करती है, मेरे बच्चों के टेस्ट बनाने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर विद ईयर्स एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज मतलब ईयर्स के साथ साथ सब्जेक्टिव्स, टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, सब कुछ है, पिक्चर बेस्ड, मैप के अलग से पूरा सब कुछ है। और अगर आप सब पढ़ चुके हो और आपको सैंपल पेपर्स के लिए कोई किताब चाहिए, वो भी इनकी है। अरे मेरी एसएसटी की नीचे दब गई, इस तरीके से दिखती है इनकी सैंपल पेपर्स की किताब, तो ये भी आप ले सकते हो। उसमें सारे सैंपल पेपर्स हैं बच्चों, मतलब अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड, सीबीएसई वाला, लास्ट ईयर बोर्ड वाला, सारे पेपर्स आपको एक ही किताब में मिल जाएगी। बड़ी इकोनॉमिकल सी किताब है जिसका लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सीधा पहुंच जाओगे अमेजोन पे और आप ये परचेज कर सकते हो। पहली बात तो ये कि आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। अच्छा जी, अब मैम हमें ना ये समझ नहीं आ रहा हम पढ़ें कैसे, हमें कोई पुश करने वाला नहीं है, तो बच्चों उसके लिए साइंस एंड फन पे क्रैश कोर्स आ चुका है, क्रैश कोर्स आ चुका है, क्रैश कोर्स आ चुका है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाए जाएंगे, क्लासेस शुरू होंगी। हर एक दिन आपकी दो दो सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी, कभी 2 की होंगी, कभी 3 की भी होंगी, कभी 1 की भी होगी। ऑल्सो सब कुछ ए टू जी मटेरियल आपको ई फॉर्म में, अभी हमने पढ़ा ना टेक का फायदा है, फॉर्म में आपको पीडीएफ फॉर्म में सारा प्रोवाइड किया जाएगा। टारगेट्स मिलेंगे डेली के, टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, 45 डेज के टारगेट में हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद लग जाएंगे हमारी मॉक टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, डीपीपीस, पता नहीं क्या क्या। डायरेक्ट लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में, 3 लिंक पे जाना है तुमको, टेलीग्राम, साइंस एंड फन की ऐप अगर कोर्स परचेज करना है, और अगर बुक लेनी है तो उसका भी लिंक है। तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे, इसी डिस्क्रिप्शन में। तो बस आप सीधा जाओ, इस चैप्टर को अभी तुमने फिनिश कर दिया है, एनसीईआरटी से सब कुछ हो गया है। अब मुझे बस ये बता देना कि इस चैप्टर में और प्रॉब्लम आ रही है। मनी एंड क्रेडिट तुमने बोला हुआ है, मेरा नेक्स्ट वही है, नेक्स्ट तो मेरा वही है, उससे नेक्स्ट तुमको क्या चाहिए मुझे बता देना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुमको मैं समझाऊंगी। मेरा ही नहीं, हमारी साइंस एंड फन की पूरी टीम का बस यही मोटिव है कि तुम सब अच्छे मार्क्स लेके आओ, बस और कुछ नहीं। सो प्लीज पढ़ो ताकि माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना ये पूरा साल तुम्हारा यूजफुल रहे, वेस्ट ना हो, ना माँ बाप का पैसा, ना तुम्हारी एनर्जी, कुछ भी। तो इसके लिए पढ़ो मेरे बच्चों। कैसा लगा लेक्चर प्लीज कमेंट्स में बता देना, अच्छा लगा तो कमेंट प्यारा सा कर देना, कोई कमी लगी तो वो भी बता देना, कोई डाउट हो तो वो भी बता देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सेशन को लाइक कर देना, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक पढ़ते रहिए।